Welcome to the show, Vanna. Started her career as an HR journalist, moved on to become a corporate trainer. She's an author, she's a poet. कई बार मैंने देखा है when women take the maternity leave, उनको लगता है कि अब मैं सिर्फ इसी काम के लिए हूँ कि हाउ टू डील विद दैट। समय कभी एक सा नहीं रहता, दिन भर चांद का साइज एक सा नहीं रहता, सूरज का रंग एक सा नहीं रहता, हर पेड़ पे पत्ती का कलर अलग है। तो जिंदगी कैसे एक सी रह सकती है? ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है हमारी कि जिंदगी सिर्फ राइज पे हो। पोइट्री का विचार कहाँ से आया? या राइटिंग शुरू हुई क्योंकि कहानियों का बड़ा शौक था। मेरे ग्रैंडफादर बीमार थे तो उन्होंने 2 लाइन में कहा, बस पूछ लेते तुम मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। और अपना बिजनेस शुरू करना चाहे इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, चीजें हैं जो अवेलेबल हैं, क्या चीजें हैं जो माइंड में रखनी जरूरी है कि पहले 5-7 साल तो आप काम करो, जॉब करो, सो दैट यू नो द अदर साइड ऑफ द टेबल एंड कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ कि ऐसा क्या है आपके पास, मैं क्यों आपके साथ काम करूं। नमस्कार, मेरा नाम है गगनदीप कौर और मैं लेके आई हूँ आपके लिए मोर देन माई एक्सटीरियर लव दैट सेल्फ सीजन 2 का 2nd एपिसोड। आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज़ अ मल्टीफेसेट पर्सनालिटी, started her career as an HR journalist, moved on to become a corporate trainer. She's an author, she's a poet, and she's juggling different roles. लेकिन वो हमारे थीम के साथ कैसे कनेक्ट होती हैं? मोर देन माई एक्सटीरियर में, जैसे मैंने इस बार 2nd सीज़न के फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि फर्स्ट सीज़न में हमारा फोकस था ऐसी पर्सनालिटीज़ पे जिन्होंने अपने फिजिकल एक्सटीरियर्स को चैलेंज किया, जैसे कि रूपा हु वॉज अ acid attack survivor, या तरुण शर्मा हु वॉज अ पैरा एथलीट, मुन्ना खालिद पैरा एथलीट, ऐसे लोग जिन्होंने अपने फिजिकल एक्सटीरियर को चैलेंज किया। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सीज़न 2 में हम ऐसी भी कहानियाँ लेके आएंगे जिन्होंने सिर्फ फिजिकल एक्सटीरियर्स को नहीं, बट सोसाइटल जो एक्सटीरियर्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको चैलेंज किया है और अपने लिए एक रास्ता बनाया है। तो ऐसी ही कहानी है वन्ना की, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। वेलकम टू द शो वन्ना, हाउ आर यू? Thank you, Gagandeep, for having me here today. Doing pretty well, and I'm really elated today to be with you, share my journey. ओके, वंदना और मेरी मुलाकात हुई हर की एक प्लेटफॉर्म पे विच वर्क्स फॉर वुमेन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और आई सॉ हर ऑन स्टेज, शी वाज टॉकिंग अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग एंड नेटवर्किंग। और मतलब मेरी जैसी आदत है, जब मैं किसी से भी मिलती हूँ या किसी का प्रोफाइल देखती हूँ, एक कनेक्शन अगर मैं फील करती हूँ तो मुझे लगता है कि इन्हें और जानना चाहिए। वरना कहाँ से जर्नी शुरू हुई? एक एचआर जर्नलिस्ट थे, अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी थी, Mhm. तो ऐसा कब लगा और क्यों लगा कि करियर चेंज होना चाहिए? See, Gagandeep, I belong to a very conservative family. I was born and brought up in Delhi. लेकिन बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली में थी जहाँ पे मदर was also working, though my mother was a career woman, but the atmosphere that I grew up in was conservative. तो मुझे बाय चॉइस एचआर नहीं मिला, मुझे Okay. वो चूज करना था जो घर वालों में कन्वेंशनली कन्वेंशनली मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो, कि आप अपनी जिंदगी आगे बैलेंस कर पाओ। सो दे वांटेड मी टू बी अ टीचर व्हिच आई नेवर वांटेड टू बी, क्योंकि मुझे टीचर नहीं बनना था। समहाउ माय रिपोर्ट कार्ड्स वर नेवर फ्लैशी। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा जो तुम्हें आगे जिंदगी में बैलेंस करना आसान हो। तो आई हैड टू चूज एचआर ही एक बचा था उस समय लड़कियों के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने मार्केटिंग चूज किया था फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन, माय ब्रदर वाज लाइक, आजकल एचआर चल रहा है, लड़कियां एचआर ही कर रही हैं, तो टीचिंग के बाद एचआर ही है लड़कियों के लिए। आई वाज लाइक, मुझे जो करना मैं मुझे वो करने दे। So yeah, I get your point. आपकी तरह आई कुडंट पुट माय फुट डाउन कि मुझे तो यही करना है। मगर फाइनली एचआर, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, PMNIR, उस समय नए वोकेशनल कोर्सेज यूनिवर्सिटी में निकले थे मेरे। आई कुड गेट थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई डिड इट फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज। सो मैंने वहाँ से किया अपना एजुकेशन। उसके बाद आई chose to get into some diplomas of business communication. I wanted to upskill myself because ऐसा क्यों लगा कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज ये हमारे दर्शकों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि बहुत से लोग लाइफ में सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इसलिए कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। उनको लगता है कि हम इसको रीच कैसे करेंगे, या कोई पर्सन इन अथॉरिटी हम उससे बात कैसे करेंगे।
तो ऐसा ज़रूरी क्यों लगा कि ये कला सीखनी बहुत ज़रूरी है? क्योंकि नॉलेज वाइज मुझे कहीं कोई कमी नहीं थी। आई वॉज एन एविड रीडर। मैं बहुत पढ़ती थी। मैं नॉट द कोर्स बुक्स, लेकिन मुंशी प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान। लैंग्वेज पे मेरी पकड़ बहुत अच्छी थी। अंग्रेजी में हमेशा अच्छे नंबर आते थे। लेकिन अगर कहीं वो प्रेजेंट करना पड़ जाए तो आई यूज टू हैव दी स्वेटी पाम्स। तो कई बार ऐसा भी होता था कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज में सिर्फ मेरे हाथ से इसलिए निकल गई क्योंकि आई कुडंट प्रेजेंट वेल। आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, क्योंकि एक वो फ्लो नहीं था, ट्रांजिशन नहीं था, चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं था, मालूम नहीं था कि अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करना रखना है, कैसे? इफेक्टिवली इम्पैक्टफुली बात कैसे करनी है। सो वहाँ से लगा कि शायद कुछ अपस्किलिंग की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कुछ गैप है। तो डेफिनेटली सो आई चोज YMCA। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट दोज डेज टू डेवलप योर स्किल्स। सो 1 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स वहाँ से किया इन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लर्निंग एंड ऑल ऑफ दैट। इट बिगैन फ्रॉम देयर। सो ग्रेजुएशन के साथ साथ वो भी चला। तो मॉर्निंग में YMCA होता था, फिर कॉलेज होता था, और उसके बाद आफ्टर अ फुल डे ऑफ वर्क आई यूज टू गेट बैक होम टायर्ड। एंड तो बेसिक HR ऑपरेशन से मेरी शुरुआत हुई कि सैलरी मेकिंग, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, अरेंजिंग फॉर द इंटरव्यूज़, एक्सेल शीट्स। उस समय पे एक्सेल नया नया रेट था, तो हमने वहाँ से काम करना शुरू करा। और वहीं से धीरे धीरे सीखते 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 मास्टर्स कंप्लीट हुआ। फिर एक जॉब शुरू किया, फिर 2 साल 3 साल काम करने के बाद स्विच किया, फिर 5-6 साल काम किया, फिर शादी हो गई। फिर लगा कि नहीं, अभी आई कैन कंटिन्यू टू वर्क। So I continued to work, and after working for 10-12 years, I had my daughter in between. And when she went to school, तब मुझे थोड़ा सा लगा कि I have to be available to her, because I was in a, though I was in a lucrative job, but I hardly had any time for myself or my daughter. And I was on that guilt that I'm not spending enough time with her. आई थिंक ये हर माँ का कहीं ना कहीं आ जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली व्हेन किड्स आर ग्रोइंग अप। हमें लगता है कि हम ज़्यादा समय Yeah. नहीं दे रहे। आई कैन कनेक्ट विद योर स्टोरी, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी 2019 में अपनी जॉब इसीलिए छोड़ी थी कि मुझे लगता था मैं सिर्फ 3 घंटे की माँ हूँ। कि मतलब आई कम बैक होम अराउंड 7 एंड सुबह उसने स्कूल जाना होता है। हाँ। तो वी डोंट हैव, और उसमें भी आप बच्चों से ही पूछोगे जो स्कूल में क्या हुआ, होमवर्क कंप्लीट कर लो, खाना खा लो, हम्म। यू डोंट एक्चुअली हैव दैट कनेक्शन, दैट बॉन्डिंग, आप वो नहीं कर Yeah. पाते हो। Yeah. तो ये लेकिन मुझे लगता है कि वरना ये सिर्फ आपकी और मेरी स्टोरी नहीं है, बहुत सी बहुत से लेडीज़ की लोगों की स्टोरीज़ हैं स्टोरीज हैं। जो इस कश्मकश में होते हैं। लेकिन क्या आज की डेट में, आप 10 साल पहले जब आपने छोड़ा और आज की डेट में आप देखते हो, आजकल बहुत वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम्म। या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको क्या लगता है कि आज की डेट में इट्स ईज़ियर व्हेन यू टुक अ प्लंज कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो तब अपॉर्चुनिटीज़ में और आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज़ में क्या फ़र्क है? सी, उस वक्त वर्क फ्रॉम होम जैसा कुछ नहीं होता था। वर्ल्ड वॉज नॉट ऑनलाइन। जब मैंने काम करना शुरू करा था तो लीज लाइन भी 5 साल बाद आई थी। उसके पहले डायल अप कनेक्शन होते थे। तो ऑनलाइन जैसी जिंदगी हमारी नहीं थी। इतना आसान नहीं होता था। वर्क फ्रॉम, ईदर यू वर्क और यू यू डोंट डोंट वर्क। वर्क, आप या घर पर हो हाँ, या या आप घर पर हो या आप काम कर रहे हो। दोनों में से कुछ एक हो सकता है, दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। प्लस जिस इंडस्ट्री में मैं थी या जो प्रोफाइल मेरा था, वहां पे भी ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं घर से ही काम कर लूं। इवन दो आई ग्रू, बट आई हैड टू बी विद द टीम। तो देयर वर नो ऑप्शंस फॉर मी। मेरे लिए उतने ऑप्शंस नहीं थे, बिकॉज आई बिलोंग टू अ जनरेशन जेन एक्स। सो मेरे लिए वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। प्लस मेरे लिए ये भी ज़रूरी था, बिकॉज माई मॉम वॉज वर्किंग, सो आई फेल्ट दैट डिस्कनेक्ट समवेयर, बिकॉज शी वॉज वर्किंग ऑल द टाइम। नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट she has been a wonderful mom, she did her best, but I felt that I was at few phases, you needed her and she wasn't she there wasn't there. So I didn't want my child to do that. Not that, to feel the maybe same way. I didn't know how to balance it. I wanted to only juggle my priorities. So my priority at that point of time was to be with my daughter, and I chose that. And if I had to give up, and I was selfish also, that I don't want to give up my career completely, maybe I move to a part time shift. तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था that मैं घर पे 4 दिन 5 दिन रहूं और 2 दिन बाहर काम पे भी जाती रहूं, so that कि वो जंग ना लग जाए। मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मैं आपकी बात को समझ, बिकॉज मुझे पता है कि जब मैं 4-5 साल घर से काम कर रही थी, एंड नाउ दैट आई हैव कम बैक to the corporate world, but this time I made a choice when I did negotiation.
मैं बहुत सी मुझे लगता है एक तो फ्लेक्सिबल टाइम्स ना कॉर्पोरेट्स को कुछ शुरू करना चाहिए, एक इनिशिएटिव होना होना चाहिए। चाहिए। और अगर नहीं है तो आई थिंक हम लोगों को मतलब मैंने नेगोशिएशन ये किया था लाइक आई एम ओके टू टेक अ लेसर सैलरी बट आई वुड बी वर्किंग फॉर दीज आवर्स ओनली, आई कांट वर्क बियॉन्ड 4। हुँ, तो बिकॉज आई न्यू माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन आई वाज गोइंग बैक, तो मैं उस गिल्ट में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। और वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आज की डेट में शायद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें शायद कहीं बैलेंस वो हो रहा है। वो होना इसलिए भी आसान है बिकॉज़ it is equal, the quality has taken place. Father, though my husband was initially, he was also making up his career those days. तो उनके लिए भी ज़रूरी था अपने करियर पे ध्यान देना, तो दोनों में से कोई एक को somebody has to sacrifice. So maybe मैंने willingly किया, my husband was ready to support me, but willingly मैंने सोचा कि I want to sacrifice that uh, lucrative amount and be available, earn less and be available to my daughter for the initial formation years. I wanted to be उसका Part. growing up of का I wanted to Not be the missing on that not part. missing on that. I did not want to miss कि अगर उसको पियानो क्लासेस जाना है तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं मना करना चाहती थी कि मैं वर्किंग हूँ, सो आई एम देयर टू टेक यू टू द पियानो क्लासेस, एक्सप्लोर करना चाहूँ अगर उसके एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट, तो वो इनिशियल ईयर्स में ही हो हो सकते हैं, सकता है फॉर्मेशन एयर्स में फॉर्मेशन जरूरी है। ईयर्स में ही हो सकता है। तो मेरे लिए वो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट था जिसका मुझे मालूम था कि मेरी प्रायोरिटी ये है और मैं अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करूंगी। सो मेरे फादर हमेशा मुझे कहा करते थे कि जिंदगी में ना तुम्हें हमेशा चॉइसेस मिलेंगी, यू गेट चॉइसेस, बिल्कुल। चूज करना तुम्हारा काम है और तुम चूज भी कर लेते हो वाइजली, अपनी समझ से बहुत अच्छा चूज करते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चूज करने के बाद क्या उस चॉइस के साथ आर यू एबल टू स्टैंड अप, मेंटेन इट, दैट्स द बिगर चैलेंज। क्योंकि हम कई बार कुछ मतलब हमेशा जिंदगी हमेशा दो राहें पे लाके खड़ा करेगी हाँ और हम एक राह चुनेंगे, पर फिर उसके बाद हमें असली चैलेंज यही आता है कि जो राह आपने चुनी है उस पे आप चल रहे हैं तो कंप्लेंट बॉक्स ना बने, कंप्लेंट बॉक्स ना बने। तो लर्निंग टू ओन अप टू दैट जर्नी। और आपको मैं मतलब द रीजन व्हाई यू स्टूड आउट दैट यू ओन्ड योर जर्नी, कि मैंने ये डिसीजन लिया है, इसका सही गलत अच्छा बुरा जो भी है वो मेरा है। एग्जैक्टली। सो मैंने जब मैंने सोचा कि मैं आई वांट टू लीव माय जॉब और मुझे अभी पार्ट टाइम करना है, तो मेरे फादर ने मुझे बोला पार्ट टाइम इजी नहीं है, दूसरा ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर देयर विद योर डॉटर तो आप कुछ मिस आउट नहीं करोगे, प्रोफेशनली बहुत कुछ मिस आउट कर जाओगे, तो ये तुम्हारी चॉइस है, तुम चूज करो कि तुम प्रोफेशनली मिस आउट करना चाहती हो या मदरहुड में से कुछ मिस आउट करना चाहती हो। तुम जो चूज करोगी दोनों ही केसेस में कुछ ना कुछ मिस आउट तो है। अब ये डिसाइड करना तुम्हारा काम है कि क्या बेटर मिस आउट है या क्या वर्स मिस आउट है, इसलिए जरूरी है कि विच इज वर्थ इट। तो मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मैंने चूज किया कि नहीं, फॉर्मेशन ईयर्स तो मैं 2 हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा काम नहीं करना चाहती, एंड आई वांटेड टू बी विद माय डॉटर। सो ऐसे ही मेरा ट्रांजिशन शुरू हुआ। वो मेरे लिए बहुत टेकिंग अ प्लंज वाज डिफिकल्ट बिकॉज मॉनेटरीली इट वाज अ बिग डिप, सडनली डिप हो गए। सो मुझे एंड आई हैव ऑलवेज बीन कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई ग्रो अप इन अ कल्चर जहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बहुत इम्पोर्टेंस है। माय मदर वर्कड ऑल हर लाइफ। आई थिंक ऑल विमेन, सभी घर में, मेरे घर में मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई भी ऐसा हो जिसने काम ना किया हो। सो मैं उस कल्चर से आई थी कि जहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, रिस्पेक्ट थी, वैल्यू थी। और तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस काफ़ी कम हो गई। देयर वाज अ मॉनेटरी डिप काफ़ी हद तक। डिड दैट इम्पैक्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस? वेल नॉट ग्रेट, नॉट रियली। क्योंकि मैंने कुछ मतलब बहुत से, जैसे आप भी ट्रेनिंग बैकग्राउंड से हो, मैं भी ट्रेनिंग बैकग्राउंड से हूँ, कई बार मैंने देखा है व्हेन women टेक द मैटरनिटी लीव, तो उनमें ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ वो जॉब के साथ जोड़ने लग जाते हैं। और जब वो जॉब छोड़ते हैं एंड दे टेक, ऑल्दो दे टेक इट विलिंगली, बट दे स्टॉप एंजॉइंग दैट मदरहुड। उनको लगता है कि अब मैं सिर्फ इसी काम के लिए हूँ कि आप, तो हाउ टू डील विद दैट? मतलब आपके अंदर नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के अंदर ऐसी भावना आती है तो वो क्या कर सकता है? सी मेरे अंदर बहुत सिंपल रीज़न है कि इसलिए नहीं आया कि मैंने शुरू से ये सीखा कि इट इज़ ओके टू सी डाउन्स,
इट इज़ ओके टू सी अप्स। समय कभी एक सा नहीं रहता, दिन दिन भर चांद का साइज एक सा नहीं रहता, सूरज का रंग एक सा नहीं रहता, हर पेड़ पे पत्ती का कलर अलग है। तो जिंदगी कैसे एक सी रह सकती है? ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है हमारी कि जिंदगी सिर्फ राइज पे हो। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं नहीं हो। होता। सो अगर आप ये कंडीशन कर लो कि आज लो है तो नेगेटिव नहीं है ना, राइट? और कल अगर हाई है तो बहुत पॉजिटिव नहीं है, कल लो भी हो सकता है। सो अगर आप अपने आप को वैसे कंडीशन कर लो और मॉनिटरीली अपने आप अपनी वर्थ मॉनिटर या फिनेंशियल इंडिपेंडेंस या फिनेंशियल अर्निंग के साथ अपनी वर्थ को ना जोड़ो तो आसान है। क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी मेरी मैक्सिमम लर्निंग हुई वो मदरहुड के थ्रू हुई। कुछ चीजें मैंने अपने बच्चे से सीखी। बहुत ज्यादा चीजें मुझे लगता है कि जब हम पेरेंट्स बनते हैं हम कहते हैं ना कि हम बच्चा पाल रहे हैं, एक्चुअली हम दोनों बड़े हो रहे हैं। बड़े हुए हैं। they are teaching us so many things about our own character. They help us build become better person. हाँ, तो वो चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी और वो बहुत मजेदार चीजें होते हैं। है। सो आई इवॉल्व्ड एज अ पर्सन। मतलब मैं जब मैं छोटी थी या जब तक मैं माँ नहीं थी तब तक आई वाज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। जल्दी गुस्सा आना, पेशेंस ना होना, इरिटेट हो जाना जरा जरा सी बात पे। लेकिन बच्चे के साथ साथ आप इवॉल्व हो जाते हो, आप सीख जाते हो। तो मेरे लिए वो मॉनेटरी बेनिफिट से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट लर्निंग थी कि दैट मेड मी अ बेटर पर्सन एंड इट वाज वर्थ द इन्वेस्टमेंट। सो इसलिए मुझे कभी वो फीलिंग नहीं आई, क्योंकि आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न। सो फेलो मदर्स के साथ इंटरेक्शन, सोशलाइज करना, 4 चीजें नई सीखना उस बच्चे के साथ। क्योंकि बच्चे को स्विमिंग सिखानी है, बच्चा पानी से डर रहा है, तो आप खुद स्विमिंग सीख रहे हो। आप मैं आई वेंट इनटू पूल आफ्टर आई थिंक 7-8 years मैं स्विमिंग करती थी, बट बीच में ऐसा नहीं रहा कि स्विमिंग का मौका मिले। तो जब मुझे अपने बेटे को सिखाना तो वो सेम चीज कि वो पानी से डरता था, तो आई वेंट विद हिम। आई हैड टू डाइव इनटू द पूल क्योंकि बच्चा चाहता है स्विमिंग करना। अभी बच्चे को लग रहा है कि नहीं मम्मा आप करोगे तो मैं करूंगी। तो आई हैड टू डाइव इनटू द पूल कि ठीक है। तो वो स्किल आई लर्न स्विमिंग इन माई अर्ली 30s, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मैं करूंगी। मैंने टेनिस खेलना शुरू करा, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू करा, बिकॉज अपनी सेहत इसलिए अच्छी कर ली कि मेरी सेहत अच्छी होगी तो मैं बच्चे को ठीक से अटेंड कर पाऊंगी। तो बहुत सिंपल चीजें मैंने सीखा इम्पोर्टेंस हेल्दी लाइफ का, कि कितना जरूरी है माँ के लिए हेल्दी होना ताकि वो बच्चे को हेल्दी लाइफ इनकलकेट उसको कर पाए। रनिंग अराउंड पूरी पढ़ाई मैंने प्राइमरी की दोबारा करी और मुझे लगा कि जब हम जनरल नॉलेज की मैंने अपनी बेटी से सीखा पढ़ना, क्योंकि वो किताबों में बहुत इंटरेस्टेड थी। तो हम उसके साथ कहानियां पढ़ते थे। फिर पहली बार पता चला कि बारबी जो है वो एक्चुअली बाबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है। तो हमें बिल्कुल बहुत सारी चीजें जो हैं मतलब बच्चों को पढ़ाते अच्छा सीखी। अब वो समय आ जाता है जब हमें वो चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज हमारे नंबर नहीं आते ना। हमारे नंबर नहीं आए तो हमें लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, ये तो पढ़ा था भूल गए, पर कितना मजेदार है ये सब चीजें। यू गेट टू नो अबाउट ज्योग्राफी, यू गेट टू नो अबाउट अर्थ, यू गेट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स, यू स्टार्ट रीलिविंग। पर बच्चों को वही होता है कि उनके लिए तो पढ़ाई है, उनके लिए पर वही चीज मैं कह रही हूँ, आपको बहुत सारी चीजें बच्चों के थ्रू जब आप पढ़ा रहे होते हो उनको, तो आपको लगता है अरे यार ये चीजें मतलब आप एक्सप्लोर दोबारा करो, बहुत मजेदार लगता है। बहुत मजेदार होता है। तो वो मॉनेटरी बेनिफिट या वो फाइनेंशियल डिप अगर है भी लाइफ में, और इट इज जस्ट अ फेज। कुछ और है ना, जरूरी थोड़ी सब चीज एक सी रहे। कुछ कम होगा तो कुछ ज्यादा की जगह बनेगी, कुछ ज्यादा होगा तो कुछ कम की जगह बनेगी। तो हर चीज की जगह बनाते बनाते मुझे कभी वो फीलिंग नहीं आई कि मॉनेटरी डिप आया, फाइनेंशियल डिप आया, आई एम नॉट अर्निंग एज मच। मैं बहुत अकस्टम्ड हूँ अप्स एंड डाउन्स के। मैं बहुत अच्छी तरह से जो एक गलती हम करते हैं, जो मैं यूजुअली अपनी ट्रेनिंग में भी ये बोलती हूँ जब कैंपस टू कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स लेती हूँ या इस तरह के प्रोग्राम्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो एक गलती हम ये करते हैं कि हम अपने खर्चे अपनी सैलरी के हिसाब से कर लेते हैं। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाती है हम वैसे खर्चा बढ़ाते जाते हैं। आइडियली खर्चा वो होना चाहिए जो आपकी ज़रूरत है, जो आपका कंफर्ट है। सैलरी कुछ भी हो, तो सैलरी बढ़ती है तो ठीक है, खर्चे सैलरी के हिसाब से नहीं बढ़ाने। वरना आपने इतनी प्यारी बात कही, मुझे अपनी मॉम की एक सीख अभी याद आई। माय मॉम वाज एन स्टैटिस्टिशियन।
तो उन्होंने बहुत से लोगों को अपने टाइम में लाइक शी हैड अ फैन फॉलोइंग। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, हम्म, लेकिन आई हैव सीन माई मॉम्स फ्रेंड्स हु आर लाइक 10 years 20 years younger to her एंड दे कॉल टू थैंक हर कि मैम आपने हमारा इतना पीएफ जुड़वा दिया। हम्म, तो शी सेड कि हम लोग जैसे उस टाइम होम लोन लेते थे, छोट मतलब कभी होम लोन लिया या किसी भी चीज़ के लिए छोटा सा लोन लिया तो सैलरी में से ही कटता था। हम्म, मम्मी कहती थी जब उस लोन वो कट मतलब वो होना जैसे खत्म हो गया लोन, तो मैंने उतना पैसा पीएफ में डालना शुरू कर दिया कि घर तो इतने पैसे में भी इतने चल चल सकता जाता है। है, हाँ ये तो हमारी क्योंकि घर मतलब वो ये कि घर एक कुआं है, आप जितना पैसा लेके आओगे उतना हाँ, जाएगा। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड आई होप कि जितने भी लोग सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझ पाएँ। ना सिर्फ महिलाएं बट हमारे पुरुष या जो भी समाज में लोग हैं कि जो हम आज की डेट में एक पैसे के पीछे भाग रहे हैं और हम अपनी वैल्यू को पैसे के साथ कंपेयर कर देते हैं कि अगर मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ तो तो मेरी ये हाँ, वर्थ है। हम्म, वो सोच जो है वो सोच ही बहुत मतलब आपको एक डिप्रेशन की तरफ ले जाती है अगर आपकी कल को नौकरी चली गई। या आई थिंक बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब मेरी वर्थ खत्म होगी, मेरे पास कोई काम नहीं है। हम्म, तो आपके अंदर बहुत कुछ है, जो मैं हमेशा कहती हूँ वी ऑल मोर देन आवर एक्सटीरियर। हमारे अंदर बहुत सारे हुनर हैं। तो अगर एक चीज़ ख़त्म हुई है तो दूसरी शुरू होगी। थोड़ा है, थोड़े की थोड़े ज़रूरत की है। तो ऐसे ही लाइफ चलती और वो रहे। थोड़े की ज़रूरत ना हमेशा बनी रहनी चाहिए, हम्म। क्योंकि अगर वो ज़रूरत पूरी हो जाए तो वो ज़ील खत्म हो जाती है अरे आगे बढ़ने की। अचीव करने की। हम्म, तो वो मुझे लगता है कि आप थोड़े की ज़रूरत हमेशा रखो हम्म, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे शौक इतने बड़े हो जाते हैं। शौक होना अच्छी बात, शौक हम्म, की कोई कीमत नहीं होती है। अगर हम्म, आपका शौक है तो डेफ़िनेटली उस पे खर्चा करना चाहिए, बट हम्म। शौक 1 या 2, हर चीज़ शौक नहीं हो नवासी सकती। शौक और बुरी आदतों में थोड़ा फ़र्क है, फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। सो मैं इस इनफैक्ट आजकल मैं एक हो सकता है आई विल ब्रिंग आउट अ पोएम ऑन दिस। एक हुँ, थॉट आई थी मैंने कहा महत्वाकांक्षा और लालच क्या हुँ। एक हैं, एक ही धागे के दो छोर हैं या दो डिफरेंट हाँ, तट 2 हैं? डिफरेंट हाँ, तो महत्वाकांक्षा जैसे आपने कहा कि एक थोड़े की ज़रूरत हमेशा रहनी चाहिए चाहिए। टू व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट? हुँ। क्योंकि वो व्हाट नेक्स्ट जो है वो आपको चैलेंज करता है लाइफ में आगे बढ़ने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। अपने आप को बेहतर बनाने के हाँ, लिए। लेकिन हम अगर जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉनेटरी वो ले आते हैं तो वो हाँ, लालच के रूप में या हाँ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा ले आते हैं। खुद हुँ। को बेहतर करने की बजाय मैं दूसरे को कैसे गिरा कैसे सकता हूँ कि या दूसरे के साथ कैसे compete कर सकता हूँ या उसके नंबर्स में कैसे वो कर सकता हूँ, हुँ, वहाँ पर हुँ। डाउनफॉल मेरे वहाँ को पर लगता है कि आ जाता है। हुँ। तो बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं, वरना मुझे क्या कहते हैं, आई रिमेंबर योर ट्रेनिंग फ्रॉम हर की। हुँ, हुँ। और वो मुझे इसलिए भी याद है, अगर आपके पास वो फ़ोटो होगी आई विल लाइक टू टेक दैट। या वंदना ने हमें एक एक्सरसाइज़ कराई थी। यू वर टॉकिंग अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांडिंग या तो पर्सनल ब्रांडिंग आज की डेट में जो भी सोशल मीडिया पे है उसके ये स्किल जानना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। तो वंदना ने हम सबको एक एक्सरसाइज कराई थी, तो शी नीडेड अ वॉलंटियर, तो मैंने हाथ खड़ा करा और इन्होंने मुझे बिल्कुल स्टेज के सेंटर पे जाके खड़ा कर दिया, बाकी पूरी दुनिया इस तरफ, मैं अकेली स्टेज पे खड़ी हुई थी। एंड द टास्क वाज कि सबको आई थिंक यू गेव सम टाइम फ्रेम 4 या 5 मिनट के 4 मिनट। अंदर हुँ। आपको अपने आसपास के लोगों से मिलना है, बात थी कनेक्शन बनाने की हाँ, कि आप कितने कनेक्शन बनाते हो। हाँ। अब उस एक्सरसाइज में आई थिंक सब लोगों ने जितनी जल्दी जल्दी वो सबसे हाथ मिला सकते थे मिला लिया। मिला लिया और सब बैठ गए। हुँ, तो उसकी सीख क्या थी, और मेरे पास कोई नहीं आया, हुँ। मैं वहां स्टेज पे खड़े हुए सब कुछ देख रही हूँ पर मेरे पास कोई आया नहीं। तो क्या सीख थी उसकी, वरना सी पर्सनल ब्रांडिंग में उसको कैसे हम वो करेंगे? सर आपकी बाउंड्रीज़ थी, राइट? आपको हमने बोला था कि आप इस बाउंड्रीज़ से बाहर नहीं निकल सकते हैं हम्म, और बाकी लोगों को हमने कोई बाउंड्रीज़ दी नहीं थी। हम्म। जस्ट बिकॉज़ आपकी बाउंड्रीज़ थी, लोगों ने अपनी बाउंड्रीज़ खुद ही बना ली। बिना मैं वहां आपसे से हाँ, मैं जा नहीं सकती थी। हाँ सॉरी, शर्त ये थी कि मैं जहाँ स्टेज पे हूँ मैं बाहर नहीं जा सकती। हाँ, आप स्टेज से नहीं हिल सकती हाँ। थी और बाकी लोगों को इंस्ट्रक्शन थी कि आपको यहाँ इस रूम में सबसे मिलना है। जैसे आप अपने बहुत पुराने दोस्त से मिल रहे हैं या पहली बार भी मिल रहे हैं, तो आप कैसे कनेक्शन बनाएँगे? तो सबने सबसे मिल लिया, आपको छोड़ दिया क्योंकि आपकी बाउंड्रीज़ थी। क्योंकि आपकी बाउंड्रीज़ थी, जो शायद उनको पता थी, तो हम्म, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ खुद ही बना ली।
एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारी तो बाउंड्रीज नहीं है ना, वी कैन गो एंड कनेक्ट, एंड दैट इज व्हाट नेटवर्किंग एंड ब्रांडिंग इज। आपको सिर्फ यू हैव टू गेट आउट देयर, स्पीक टू पीपल, बी विजिबल। जरूरी नहीं है हर नेटवर्क, हर कनेक्शन से आपका कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो ही, ये जरूरी नहीं है, बट मेकिंग अ कनेक्शन इटसेल्फ इज अ कन्वर्जन। यू नेवर नो हु क्लिक्स व्हेन। बिल्कुल, हम लोग एक्चुअली मैं और वंदना आई थिंक पिछले साल 5 Last year. सितंबर को मिले थे। आज हम ये कर रहे हैं इन मार्च, मतलब फेब 6 months, yeah. बिल्कुल Almost 6 months. 6 months। Yeah. तो जो वंदना ने कहा, वंदना ने जिस तरीके से ट्रेनिंग दी, उन्होंने मेरे पे एक छाप छोड़ी। मैं उसको मॉडरेट कर रही थी उस कॉन्फ्रेंस को, तो जब मैंने वंदना को कॉल किया तो शायद उनको मेरी मॉडरेशन में से कुछ याद था, तो उनको क्लिक हो गया कि मैं कौन हूँ। तो कनेक्शन ये होता है, हम लोग एक्चुअली आज की डेट में इतने मॉनेटरी बेनिफिट्स के वो हो गए कि मैं किसी से मिलूँ तो इससे फ़ायदा कैसे हो मेरा। Exactly. तो जब हम पर्सनल ब्रांड बना रहे होते हैं, ज़रूरी है कनेक्शन, और मीनिंगफुल कनेक्शन में और सिर्फ एक बिजनेस कार्ड होने में और मीनिंगफुल कनेक्शन होने में मुझे लगता है कि आई थिंक द 5 मिनट्स दैट यू स्पेंड विद द पर्सन, वो 5 मिनट उसको आप के याद रह जाए। सो कई बार ऐसा होता है कि आप एयरपोर्ट पे हैं, खाली बैठे हैं, मतलब यू आर ऑन अ फ्लाइट। मेरे तो कई बार ऐसे कनेक्शंस बने हैं जो एयरपोर्ट पे हम एक बार मिले, किसी ने मेरा नंबर लिया और 2 साल बाद मुझे एक फ़ोन आया, आपने पहचाना? कहा नहीं, मुझे सच में याद नहीं था। क्योंकि आप इतना ट्रैवल करते हाँ, हो। ट्रैवल किया, ये किया, नहीं, मुझे याद नहीं। नहीं, हम वहाँ ना उस फ्लाइट पे मिले थे और आज ना मुझे ट्रेनर चाहिए। आपने कहा अच्छा, ओके। सो कई बार होता है कि आप जस्ट यू मीट पीपल, यू फॉरगेट देम, इट इज़ नॉट नेसेसरी। मैं एक बहुत सिंपल सी रूल के साथ चलती हूँ कि एक्नॉलेजमेंट, अफर्मेशन एंड एक्नॉलेजमेंट, 2 रूल्स मुझे लाइफ ने सिखाए हैं कि किसी की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना और किसी के काम को एक्नॉलेज करना। अगर किसी ने मेरे से ढंग से भी बात करी फ्लाइट पे, तो मैं उसको एक्नॉलेज करूँगी, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू एंड वी होप टू कनेक्ट। उसके बाद शायद हम दोबारा मिले ना मिले, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट एक वो कनेक्शन डेवलप करने के लिए एक्नॉलेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। सो वो एक्नॉलेजमेंट आपकी अपनी फैमिली में, दैट यू मेक एन एफर्ट फॉर मी। जैसे आई सी अ लॉट ऑफ फैमिलीज दैट रूटीन में हम मैकेनिकल काम करे जा रहे हैं, लेकिन देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट दैट यू मेक एन रियली मेक एन एफर्ट फॉर मी। सो अगर सपोजेडली we are meeting today, definitely I acknowledge the fact that you remembered me. हम 6 महीने पहले मिले थे, you remembered me, and you know that acknowledgement really matters. अगर मुझे 5 मिनट किसी से स्पेंड करके सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ही देना है, तो इट इज फाइन विद मी। सेइंग अ थैंक यू, प्लीज, मेकिंग स्माइल वर्क्स द बेस्ट। लोगों को ज्यादातर मुस्कुराहट याद रह जाती है। बिल्कुल, चेहरे मुस्कुराते चेहरे हमेशा याद रह कहते जाते हैं, हैं। नाम भले ही ना याद रहे, एक वो मुस्कुराहट थैंक यू के साथ वो बिल्कुल। किसी को भी याद रह जाता है। तो वैसे ही आपके कनेक्शंस बन जाते हैं, भले ही कन्वर्ट हो या नहीं हो, या देर से हो या कभी ना हो। बट अगर मैं किसी से एक बार मिल ली और कभी मुझे कोई दोबारा मिले, तो आई विल ऑलवेज एक्नॉलेज कि अरे हाँ, आई नो यू, मिले थे। आई नो यू। And second you said was affirmation. An affirmation is important that if I am working with someone, I always ensure, मैं ये ज़रूर ensure करती हूँ कि affirming कि you've been doing a great job, 2 things, genuinely, and second thing जो बहुत ज़रूरी मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ काम करके कितना मज़ा आया। सो वो 2 चीज़ें, 2 वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन एंड अफर्मेशन सामने वाले के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं कि भले ही मैं ट्रेनिंग में हूँ, मेरा काम है ट्रेनिंग डिलीवर करके और बाहर निकल जाना, लेकिन मैं 5 मिनट पार्टिसिपेंट्स के साथ सिर्फ ये बताने के लिए लगाती हूँ दैट हाउ वंडरफुल दे वर एज पार्टिसिपेंट्स। तो वो अफर्मेशन उनके लिए भी एक बूस्टर है कि उन्होंने कुछ किया है, कुछ सीखा है। हाँ। तो वो एक अच्छे तरीके से जैसे एक टीचर का एप्रिसिएशन के लिए इम्पोर्टेंट है। वो अफर्मेशन, ये बोलना कि नॉर्मली मैं ट्रेनिंग में अपना नंबर या ईमेल आईडी छोड़ के जाती हूँ, इंश्योर करती हूँ कि अगर कोई मुझसे कनेक्ट किया लिंक्डइन पे, उसके बाद कोई सवाल भले ही ट्रेनिंग के बाद भी आया, आई ऑलवेज इंश्योर टू आंसर। मेरा कोई मेल, कोई मैसेज ऑन लिंक्डइन, मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे कम, लेकिन कोई ऐसा मैसेज नहीं होता जो अनअटेंडेड, देर सवेर ज़रूर हो जाती है, मगर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो अनअटेंडेड होता है। We connected through LinkedIn. या we connected through LinkedIn only. तो मुझे पता था, I was following you, हम लोगों ने हकी के बाद we started following each other. Yeah. And
मुझे मैं आपकी पोस्ट भी देख रहती हूँ, आप जब ट्रेनिंग्स देते हो, हम्म आप जब ट्रेनिंग्स देने जाते हो, वरना यू बेसिकली अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, हम्म किस तरीके के लोगों की स्ट्रगल्स हैं इन कॉर्पोरेट लाइफ, या क्या रहता है, सवाल क्या रहते हैं यूजुअली? से डिपेंड्स, हर लेवल पे अलग अपना है अपना एक नया स्ट्रगल है। वो, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, तो उनके क्या स्ट्रगल्स रहते हैं? ज्यादातर स्ट्रगल ये होते हैं कि वी हैव वर्कड इनफ। सबसे बड़ा बड़ा स्ट्रगल तो मुझे ये एक्सेप्ट कराने में लगता है दैट यू डोंट नो इट ऑल। हम्म, ज्यादातर क्योंकि हमें लगता है कि इतने कि साल काम हम करके मास्टर्ड है। हमने मास्टर कर लिया, अब हमें सब आता है। क्योंकि जैसे जैसे हम जब हम बच्चे होते हैं ना, हमारे लिए पूछना बड़ा आसान होता है कि कोई भी सवाल, क्योंकि हमें जज करने का डर, हमें ये डर नहीं होता कि कोई हमें जज करेगा। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं कि अगर हमने पूछा तो लोग अरे सोचेंगे, तुझे ये भी नहीं आता? अजय तुझे ये भी नहीं आता। तो वो जज करने का डर, वो कि मेरी टीम मेंबर्स क्या सोचेंगे, फिर वो प्रेशर हम्म, कि परफॉर्म करना है, ये करना है, टारगेट, स्ट्रगल हर तरीके के होते हैं। कई बार वो होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत सीवियर स्ट्रगल होता है, एक सोशल मीडिया बहुत सीवियर स्ट्रगल होता है कि अरे मतलब somebody is traveling to Maldives, I'm sitting at home, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। अपनी मतलब कंपैरिजन शुरू। कंपैरिजन्स जो होते हैं वो बहुत बहुत सीवियर स्ट्रगल होते हैं। हम्म, और बड़ी एक सिंपल सी कहावत है कि मुंतज़िर, कहावत नहीं मतलब एक शेर है जिसमें कहते हैं मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं। मुंतज़िर मतलब इंतज़ार में, और ज़वाल मतलब डाउनफॉल। सो मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं, मेरे अहबाब भी क्या कमाल के हैं। तो हमें किसी के डाउनफॉल पे जो मज़ा आता है या जो डोपामाइन प्लेजर, रिलीज। हाँ सेडिस्ट प्लेजर मिलता है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। क्योंकि इंसान दुनिया में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दूसरों के ज़्यादा सुख। दुखी है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट, नॉट बट एवरी, डेफिनेटली हाँ। मोस्टली पीपल। हाँ, बट इट अफेक्ट्स अस इन सम और द अदर मैनर। वही क्योंकि आई थिंक वही चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम मॉनेटरी चीज़ों के पीछे हाँ, ज़्यादा भाग रहे हैं। भाग रहे हैं। अगर मैंने अभी एक गाड़ी ली है, एसयूवी ली है, और सामने वाले ने बड़ी गाड़ी ले ली है, हम्म, तो वो एक कंपैरिजन, कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। हाँ। अगर आई थिंक वन कंपैरिजन दैट आई ऑलवेज सी व्हेनेवर माय ब्रदर कम्स टू इंडिया, ही इज इन कनाडा, इंडिया कनाडा का बहुत कंपटीशन होता है। हाँ, आई मीन लाइक जो जहाँ पर है उसके लिए वो लाइफ बढ़िया है, व्हाई डू वी नीड टू कंपेयर? कंपेयर, हाँ। तो वो कंपैरिजन आई थिंक वो कहीं ना हमारी चॉइसेस है ना, कहीं फिर हम क्यों कंपेयर? सी कंपेयर। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। आपने, आपको वो मिला जो आपने चूज किया। हाँ, they very happy, लेकिन people would try to अरे नहीं यहाँ ज्यादा बेहतर है। या You enjoying life, you enjoy life here, they enjoy their life there, let them enjoy. क्योंकि क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें यूजुअली क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट यू वर्सेस आई होने लगे हैं, जबकि मैटर पे नहीं रहते हम हाँ हम हाँ, अपनी ईगोस को बीच में ले ईगोज को आते बीच में हैं ले जाते कि हैं। नहीं मैं सही हूँ और आप हाँ गलत हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम यही है कि आजकल rather than having discussions we just started having आर्ग्यूमेंट्स। arguments. सो डिस्कशंस यूजुअली यू एंड आई वर्सेस द टॉपिक होना चाहिए, हम्म, जबकि वो आर्ग्यूमेंट बन के यू वर्सेस आई हो आए हो जाता जाता, है, टॉपिक तो कहीं रह छूट जाते हैं। जाता है। हाँ। सो चाहे आप कुछ भी डिबेट ले लीजिए, किसी भी तरह की डिबेट नहीं रह गई है। डिबेट रह गई यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। That's ये दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। सो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल जो है मुझे कॉर्पोरेट में दिखता है कि यू नो आई नो इट ऑल एंड आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ राइट। तो सो कैसे आप इस चीज को कैसे उनको समझाते हो कि कुछ मतलब ऑडियंस could also take something home, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनीज इस तरीके की ट्रेनिंग्स नहीं देती हैं, या पता है सबको अपने अंदर, लेकिन हम सवाल नहीं, वही सवाल सवाल पूछते नहीं नहीं है। पूछते। तो आज जो सवाल नहीं भी पूछ रहे उनको एक जवाब मिल रहा है। तो इफ दैट यू जी। कैन सिंपली, आप उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? सो मैं ना बड़ी एक सिंपल सी एक्टिविटी कराती हूँ ट्रेनिंग में। यूजुअली बहुत सिंपल एक्टिविटी है। मैं सबको A4 साइज शीट्स देती हूँ और उनसे पूछती हूँ आपको जहाज़ बनाने आते हैं? तो बोलते हैं हाँ हमें आते हैं जहाज़ बनाने। बनाओ, जहाज़ बनाओ। तो हर कोई जहाज़ बन, उड़ने वाले जो रॉकेट होते हैं जहाज़ बनाना शुरू कर देते हैं। और जब आउटपुट आता है तो वो सबका अलग होता है। और फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे तो ये चाहिए था जो मेरा बनाया हुआ है, मुझे तो ये चाहिए था, इतनी दूर उड़ना चाहिए था, तो आपका तो गलत है। तो वो स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं मुझे गलत, आपकी इंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट थी, आपने पहले तो बताया नहीं, आपने तो ये किया नहीं, फिर आपने पूछा।
आपको लगा कि आपको आता है, आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि आपको चाहिए क्या। वो कॉन्वर्सेशन हुआ ही नहीं हमारे बीच में। आई अग्री कि मेरी इंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट थी, बट आपका भी तो जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिया वो भी तो आपने पूछा नहीं ना मुझसे। यू नेवर ट्राई टू मेक इट अ कम्युनिकेशन, अ कन्वर्सेशन, यू ओनली ट्राई टू एग्जीक्यूट। तो आप वो प्रिपरेशन तो मिस है ना कहीं पे, और उसी की वजह से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो घर में है जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए। तो इसी तरह की कुछ कुछ एक्टिविटीज, एक हम बॉल गेम भी कराते हैं जो देखने में बड़ा आसान लगता है और बोलते हैं कि हाँ 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 15 मिनट तक हो नहीं पाता किसी से। और फिर हम सवाल करते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है। अरे आपने नहीं बताया, क्योंकि ये मानना ही बहुत मुश्किल है कि भाई मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। तो वो धीरे धीरे करके जब तक ट्रेनिंग खत्म होती है तब तक ये पूरा पूरा सेटल हो जाता है कि हाँ आई हैव टू इंट्रोस्पेक्ट ऑल्सो। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं एक कॉन्वर्सेशन पिक करूँ, आई हैव टू आस्क क्वेश्चंस। सो मोस्टली हम क्योंकि दूसरों पे मतलब डालना आसान हो बहुत जाता आसान होता है, बट वो इंट्रोस्पेक्शन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि किसी को वो पीपीटी पे क्या लिखा है वो याद नहीं रहता है, बट वो जहाज और बॉल याद रह जाते हैं। मैं वही कह रही हूँ, मुझे क्या याद रहा, मुझे वो एक्टिविटी याद रही जब आपने मुझे एक बाउंड्री में डाल दिया। लेकिन दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल कि मेरा दायरा था लेकिन मेरे सामने वालों का दायरा नहीं था। उन्होंने कोशिश ही नहीं करी उसको तोड़ के आके मुझे मिलने की। एग्जैक्टली। तो वही है कि जब हम लाइफ में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार ये दिस पर्सन इज लाइक ऑफ लिमिट्स, ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसको मैं कैसे रीच आउट करूँ। या पर मुझे लगता है कि एक बार ट्राई करना चाहिए। मतलब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कैसे गेस्ट बुलाते हो, मैं सिंपली प्रोफाइल्स देखती हूँ, अगर मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो मेरी टीम के साथ कनेक्ट करता है या इंस्पायर कर सकता है लोगों को, मैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखती हूँ। ईमेल तो सबकी ऑलमोस्ट हर जगह मिल ही जाती है, नहीं तो आप लिंक्डइन पे मैसेज करो या डीएम करो। एंड फॉर्चुनेटली इनफ मोस्ट पीपल डू रिप्लाई, यस। जो आपने एक्नॉलेजमेंट की, आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, हम लोगों को लगता है कि नंबर्स कम है तो लोग नहीं आएंगे, लेकिन आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, नंबर्स कम होने के बावजूद भी लोग आए हैं, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, आप क्या आउटपुट दे रहे हो, क्या किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, उस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है। क्या कहते हैं, मैं जब आपके बारे में पढ़ भी रही थी, आई गॉट टू नो आपने कॉर्पोरेट ट्रेनर तो हो, लेकिन आपने एक बुक भी पब्लिश करी है पोएट्री की, ह्यूज फ्रॉम क्यूज। तो वो कहाँ से आई, पोएट्री का विचार कहाँ से आया, या वो कैसे, वो भी बिकॉज मुझे लगता है कि राइटिंग भी एक अपने आप को समझने का, या अपने अंदर हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो जब हम लिखते हैं तो बाहर निकलते हैं वो विचार। इंडीड राइटिंग शुरू हुई क्योंकि कहानियों का बड़ा शौक था, कहानियों का, पोएम्स का। शुरू से ही मैं बड़ी हुई, मेरे फादर जो थे वो गालिब के फ़ैन थे, गुलाम अली की गज़लें हमारे घर में चलती थी। एक वो मिर्ज़ा गालिब दूरदर्शन पे सीरियल आया था जो मैंने पूरा देखा। फिर एक अमीर खुसरो आया था जिसमें नसीरुद्दीन शाह थे या शायद कोई और एक्टर थे, तो वो भी हमने पूरा देखा। तो काफ़ी वो क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड था मेरे फादर का, और वहीं से आया। कुछ साल कथक सीखा, फिर स्कूल की जो और कॉलेज की जो आर्ट एंड कल्चर सोसाइटीज़ थी उनमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो वहीं से आया वो क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड। तो काफ़ी हद तक जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो एक उर्दू न्यूज़पेपर के एडिटर थे, तो काफ़ी उर्दू मैंने उनसे सीखी। तो आज भी मुझे काफ़ी उर्दू समझ में आती है, जो कि यूजुअली अभी नहीं बोलते लोग। नहीं बोलते। तो उनसे उर्दू काफ़ी सीखी, उन्होंने काफ़ी सिखाया, और वहीं से गज़लों का शौक़ शुरू हुआ, पोएट्री का शौक़ शुरू हुआ। और बड़ा अच्छा लगता था मुझे कि 2 ही लाइन में बोल देते थे सारी चीज़ें। मुझे याद है इतने गहरे जज्बात शेयर कर लेते थे। मुझे याद है कि एक बार मेरे फादर इन लॉ बीमार थे, मेरे ग्रैंडफादर बीमार थे, और मैं उनसे मिलने गई कि दादू आप कैसे हैं, ठीक है। मैं काफ़ी क्लोज थी उनके, मैं उनसे मिलने के लिए गई। तो बोले बस तुम अकेली आई हो? मैंने कहा हाँ। कह रही बड़ी देर से आई हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप ठीक हो, इलाज ठीक चल रहा है? तो उन्होंने 2 लाइन में कहा बस पूछ लेते तुम मिजाज मेरा। कितना आसान था इलाज मेरा। कि कोई आया ही नहीं पूछने ही नहीं। I mean this is so beautiful. अगर I don't know like the people watching today, अगर बहुत खूबसूरत और सिंपल सी बात है कि अगर
आप मिजाज पूछते रहते तो इलाज आसान था, आसान शायद था, बीमार ही ना होता। होते। तो Cause- वहीं से पोएट्री का शौक लगा। हम्म, तो क्योंकि पहले ज़्यादा हिंदी पढ़ा, उर्दू पढ़ा, तो लिखना लेकिन पहले अंग्रेज़ी में शुरू करा, क्योंकि इवेंचुअली जब मैंने राइटिंग शुरू करी तो वो एक ब्लॉग से करी। हम्म, और ब्लॉग वो इसलिए लिखा क्योंकि बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी उस समय। ओके। आई वांटेड टू वेंट। विमेंस डे पे मुझे याद है मेरा पहला ब्लॉग पब्लिश हुआ था। किस टॉपिक पे? व्हाई आर वी सेलिब्रेटिंग विमेंस डे? अभी ओके। तो हम बहुत दूर हैं विमेंस डे सेलिब्रेशन पे। बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी मैं, और आई कुडंट स्पीक टू एनीवन। मैं नहीं चाहती थी किसी से वो खराब बहस करूं हो या या। तो मुझे लगा एक कागज निकालो और आज अपने दिल का गुबार निकाल लिख दो। लो। हाँ, तो वो मैंने ब्लॉग एक लिखा, और बड़ा मतलब एमेच्योर राइटर मैं अपने आप को कहूँगी उस वक्त मैं थी। आज भी शायद मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो लिखा। और एक गेस्ट ब्लॉगिंग, आजकल गेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स का उतना चलन रहा नहीं है, पर उस समय पे बड़ी पॉपुलर होती थी 7-8 साल पहले। तो वो मैंने भेजा गेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स पे, और समहाउ उन्होंने पब्लिश भी कर दिया। ओह, और मुझे लगा कि अच्छा, मैंने तो वैसे ही भेजा था कि चलो ठीक है जाने दो करके। वही आपने उस दायरे को चैलेंज किया हाँ, कि ये ज्यादा ऑफ लिमिट नहीं है, कर कर देखते करके देख लेते हैं, क्योंकि वो गेस्ट ब्लॉगिंग साइट थी। और मैंने एक चीज ये सीखी थी अपनी लाइफ में कि भाई ट्राई करते रहो, ज्यादा से ज्यादा। मुझे ये मेरे हस्बैंड ने सिखाया था कि बुरे से बुरा क्या होगा, तुम अगर वर्स्ट के लिए तैयार हो ना, तो तुम कुछ भी करो। तुम ये सोच लो कि सबसे बुरा क्या होगा इस केस में, और उसके लिए तैयार हो जाओ और कर लो। तो ये मैंने उनसे सीखा। तो मैंने कहा बुरे से बुरा क्या होगा, रिजेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे मेरा अकाउंट, इससे ज्यादा क्या करेंगे। ठीक है, मैंने भेज दिया, वो पब्लिश हो गया। फिर उसके बाद दूसरा पेरेंटिंग पे, तीसरा, चौथा, और विद इन अ ईयर वो ब्लॉग कुछ 10-12 मिलियन व्यूज पे चला गया। ओह वाओ। और लोगों ने कनेक्ट करना शुरू करा। फिर एक लॉकडाउन के टाइम पे लिखा था कि उस समय फेसबुक, इंस्टाग्राम सब फूड फेस्टिवल बन गए थे, सब मास्टर शेफ थे। बिल्कुल बिल्कुल और मेरे जैसे लोग जो खाना बनाने से कतराते हैं, उनकी क्लास लग गई थी कि भाई तुम भी कुछ ट्राई कर लो। तुम भी कुछ ट्राई करो। तो एक बड़ा पॉपुलर ब्लॉग हुआ था दैट कुकिंग इजंट माय कप ऑफ टी। कुकिंग इजंट माय डीएनए, इट डजंट गेट इंस्टॉल्ड इन अ वुमन्स डीएनए। तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ, क्योंकि बहुत सारी बेचारी विमेन कुड रेजोनेट कि भाई हाँ, खाना बनाना हर एक का मतलब वो नहीं। हाँ, इवन आई एम लाइक एन एवरेज कुक हाँ, कि भाई, बट हमने भी उस टाइम ट्राई करे, बट जो भी टेढ़ा मेढ़ा बनता था वो खाया गया, क्योंकि ऑप्शंस नहीं नहीं थे। थी। और मेरे लिए उस वक्त वर्क वाइज जो लॉकडाउन था वो बहुत बिजी था, क्योंकि ज्यादातर एवरीबडी वांटेड अ स्किल डेवलपमेंट। सब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। तो मैं सुबह 11 से 2, 3 से 6, और फिर उसके बाद 7 से 10 की क्लासेस करती थी। तो मेरे पास टाइम, तीन शिफ्ट में मैं काम कर रही थी, तो मेरे पास उस वक्त टाइम ही नहीं था कि मैं बेसिक खाना भी बना पाऊँ। तो उस समय पे वो ब्लॉग लिखा। सो जब वो ब्लॉग की पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रोफेशनल राइटिंग कोर्स किया जाए। सो थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग सीखा, फिर कंटेंट राइटिंग सीखा, ब्लॉगिंग सीखा, और वहीं से फिर उस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारे फोरम्स होते थे। पेनमैन्सी होता था एक, जहाँ पे हर हफ्ते वो एक पोएट्री का चैलेंज थ्रो करते थे। सो वो एक पोएट्री का चैलेंज कि अभी आज आपको लिमरिक लिखना है, आज हाइकू लिखना है, आज टैंका लिखना है। तो मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू करा, लिखना शुरू करा। धीरे धीरे वो पोएम्स विनिंग कैटेगरी में आने लगी। कुछ 60-70 पोएम्स हो गई जो कि विनिंग पोएम्स थी। और वो मुझे लगा कि डेफिनेटली इसको पब्लिश करना चाहिए। प्लस मेरा स्ट्रगल टू लर्न पोएट्री कि क्या मुझे आता था, क्या मुझे सीखना पड़ा, और पोएट्री के लिए क्या ज़रूरी है। जैसे वर्ड सिलेबल काउंट, जैसे हाइकू है या टैंका है, वो एक पर्टिकुलर सिलेबल काउंट में ही लिखा जाएगा। राइम क्या होता है और रिदम क्या होता है, दोनों में फ़र्क होता है। चॉइस ऑफ वर्ड्स, मुझे पहली बार पता चला कि आपको लेस पंक्चुएशन और लेस कंजंक्शंस यूज़ करने होते हैं पोएट्री में। तो वो सब मैंने सीखा। तो वो ही उस बुक का पार्ट बना, क्योंकि मुझे जब मैंने लिखना शुरू करा था तो मुझे कोई ऐसी किताब नहीं मिली थी जहाँ ये सारी कोई गाइडेंस होती। हाँ, कोई गाइडेंस होती। तो मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ बुक दैट यू वांट टू रीड, राइट इट। ओके ग्रेट। सो आई तो आपने लिखा कि भैया मेरे को जब जरूरत थी तो मेरे नहीं को मिली, तो आई विल बेटर राइट इट। तो ये सबसे पहले अभी जाके अमेज़न पे मैं ऑर्डर करूंगी, बिकॉज आई हैव आल्सो स्टार्टेड पोएट्री, एक दो पोएट्री दे ऑन इंस्टाग्राम, बट आई एम आल्सो लाइक लर्निंग। इट्स लाइक, तो व्हाट्स बेटर देन लर्निंग फ्रॉम योर बुक, ह्यूज फ्रॉम क्यूज। और अगर आप उभरते पोएट हैं, प्लीज डू, यू कैन चेक आउट अवर बुक दैट्स अवेलेबल ऑन Amazon. Hues from Cues by Vandana Saxena. It's available on Amazon very well.
And you can ping me also, maybe. Because if you need help. she's very active on LinkedIn, so you Yeah. can follow her there, ping her there अगर आपकी कोई भी queries हैं. वरना हमने शुरू किया था कि career change कैसे आपने किया, उसी discussion को आगे लेके जाते हुए आपने freelancing शुरू करी, but freelancing से today you have your own company. You're running your own business. Yeah. You are a corporate trainer. So from shift from freelancing to entrepreneurship, how did that happen? और आज की डेट में अगर कोई शुरू करना चाहे और अपना बिजनेस शुरू करना चाहे इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, तो क्या चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी ज़रूरी हैं, जी. तो उन पे बात करना चाहूँगे. सो अगर एज अ ट्रेनर या कॉर्पोरेट ट्रेनर अगर आप फ्रीलांसिंग करियर शुरू करना चाहते हो तो मैं ज़रूर आपको ये बोलूँगी कि पहले 5-7 साल तो आप काम करो, जॉब करो, सो दैट यू नो द अदर साइड ऑफ द टेबल. जो कि बहुत क्या स्ट्रगल्स रहती हैं. स्ट्रगल्स क्या हैं, आपको दोनों साइड ऑफ द टेबल जो रिसीविंग एंड के स्ट्रगल्स हैं वो पता होने बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बड़ा सिंपल रूल है कि अगर आप कोई कॉपी लिखना चाहते हो, एडवर्टाइजमेंट लिखना चाहते हो, तो कस्टमर रिव्यूज़ पढ़ो और पेन पॉइंट्स को हिट करो. राइट. सिमिलरली इट गोज विद ट्रेनिंग कि आप पहले अदर साइड ऑफ द टेबल देखो कि वहाँ क्या स्ट्रगल्स हैं, देन यू पिच. सेकेंडली यू बिगिन एज अ फ्रीलांसर. आपको शेमलेसली पिच करना है विदाउट द फियर ऑफ रिजेक्शन. डेवलप योर लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप कॉर्पोरेट में ग्रो करें तो लिंक्डइन इज़ द प्लेस टू बी. Instagram is good, Facebook is good, but for corporates, LinkedIn is one of the best social platforms. अंडरस्टैंड कि उसमें कंटेंट वर्क क्या करता है. लिंक्डइन पे क्रॉसल आजकल बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है. लिंक्डइन का पोस्ट एक्टिवली खाली पोस्ट करना काफ़ी नहीं है, आपको अपने टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट करना. लिंक्डइन पे आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, आपके टारगेट ऑडियंस होने चाहिए. सो आप अपने टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट कीजिए, उनको पिंग कीजिए. कीप शेयरिंग मीनिंगफुल कंटेंट विच इज़ रेलिवेंट टू योर नीश. जो भी आपका नीश है एज अ ट्रेनर, भले ही आप टेक्निकल ट्रेनर हो, फंक्शनल हो या बिहेवियरल हो, आपको आपका नीश पता होना डेवलप चाहिए. पता होना चाहिए और डेवलप करना शुरू कीजिए लिंक्डइन पे. इट इज़ एब्सोल्युटली, डोंट थिंक कि एवरीथिंग विल गो राइट. ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है. इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट ईजी, बट इफ इट इज ईजी व्हाट इज द फन. वाह, बिल्कुल सही बात है. फिर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट कैसे आएगी? वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मेरे लिए कुछ तो डिफिकल्ट करोगे तभी मजा आएगा ना, कि अच्छा कुछ ग्रोथ कैसे होगी जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करोगे. तो अगर शुरू में कई बार मेरा भी मन किया कि छोड़ो, मतलब लेट मी गेट बैक टू वर्क, मेरी बेटी भी अब बड़ी हो गई है, तो मैं लेट मी स्टार्ट फ्लोटिंग योर सीवी. और मैंने हर बार अपने आप को बस एक चांस और करके दिया कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं. सो कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ महीने मॉनिटरीली बिल्कुल ड्राई होते थे जब काम नहीं होता था, बट वो सेल करना उस लो फेज में और उस टाइड को ओवरकम करना अपने आप में एक अचीवमेंट है. जब आपके पास पहला प्रोजेक्ट आता है या दूसरा प्रोजेक्ट आता है, बी प्रिपेयर्ड. बिकॉज मेरे बॉस ने सिखाया था कि कभी भी किसी क्लाइंट का ना छोटा काम मना नहीं करना. तो मुझे जो पहली ट्रेनिंग मिली थी वो 2 घंटे 1 घंटे की मिली थी, और मुझे लगा था कि नहीं, मैं तो 8 घंटे की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करना चाहती हूँ. तो मैंने वो 1-1.5 घंटे की मना नहीं करी. तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि कभी अगर छोटा सा काम आ रहा है ना तो मना मत करना. क्यों? क्योंकि जब बड़ा काम होगा ना तो वो उसको याद रखेगा जिसने आपका छोटा काम किया है. सो टू गेट दैट स्पेस, नेवर से नो टू वर्क. काम अगर आ रहा है, इफ यू आर एबल टू डिलीवर इट, अगर आपकी कॉम्पिटेंसी है तो डेफिनेटली टेक इट अप. छोटा है या बड़ा है, देयर विल बी सर्टेन कॉम्प्रोमाइजेस दैट यू हैव टू मेक इनिशियली, बिकॉज कॉम्पिटिशन तो है, बहुत कॉम्पिटिशन है. बी प्रिपेयर्ड, बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड. आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी स्पीच में, आपकी कॉन्वर्सेशन में एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं पता है या जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते हो. क्योंकि मोस्टली लोग अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ के या डिफिकल्ट वर्ड सुन के उनको वो करते हैं. कॉन्वर्सेशन के लिए ज़रूरी है इम्पैक्ट. डिफिकल्ट वर्ड्स इम्पैक्ट नहीं लाते हैं, सही वर्ड्स इम्पैक्ट लाते हैं. सो वो अप्रोच बहुत ज़रूरी है टू कम्युनिकेट, टू प्रेजेंट योर आइडियाज़. और बहुत सारी बार मैंने ट्रेनर्स का देखा है कि आता तो मुझे बहुत अच्छी तरह से, मैं एक्सपर्ट हूँ. हमें इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है. वी आर ट्रेनर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आर कंसिडर्ड एज एक्सपर्ट्स. सो वो एक्सपर्टीज आपको पोर्ट्रे करनी आनी चाहिए. जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आया है तो वो अपनी
प्रॉब्लम लेकर आया है विच इज़ अ परफॉर्मेंस गैप, कि मेरी टीम में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, या मेरे जो लीडर्स हैं उनकी टीम उनकी बात नहीं सुनती है, या अगर कस्टमर ओरिएंटेशन की करें तो टेक्निकल इंजीनियर्स मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब कस्टमर से डीलिंग की बात आती है तो थोड़ा सा लैक कर जाते हैं। तो वो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आए हैं, प्रॉब्लम को सोल्यूशन चाहिए। सो आप दो ही चीज़ें कर सकते हो, या तो आपको उनकी नीड फिल कर सकते हो, या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या कुछ ऐसा दे सकते हो जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। ये 3 चीज़ें ही हैं जो वर्क करेंगी। टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, fill the gap and offer something that they have never tasted before, and then only you will sail through, because eventually आपको भीड़ से अलग होना है। आपके पास ऐसा क्या, आपका क्या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है जो कि शार्क टैंक में भी पूछा जाता है कि कि ऐसा क्या है आपके पास, मैं क्यों आपके साथ काम करूं। सो ट्रस्ट मी, पहले 10 क्लाइंट्स मुश्किल से मिलते हैं, और अगर आपकी क्रेडिबिलिटी आपके काम से है, रेस्ट इज वर्ड ऑफ माउथ, कि 1 से 2, 2 से 3 वो बहुत आसान होता है। किसी भी फ्रीलांसिंग जर्नी को मिनिमम 3 साल देने चाहिए, 1000 डेज मिनिमम। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका एफर्ट कम है, जब आप जॉब में होते हो तो आप सैटरडे संडे छुट्टी पे होते हो, फ्रीलांसिंग में आप संडे को भी काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका क्लाइंट किसी और से करा लेगा। बिल्कुल 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 राइट। सो आपके लिए ना कोई सैटरडे है, ना कोई संडे है, ना कोई क्लोज ऑफ बिजनेस आवर्स है, ना बिगिनिंग ऑफ बिजनेस आवर्स है, आपके लिए नहीं है। 24/7 24/7 you are on your toes working. You cannot say मेरी फैमिली में ये मेरा ये, you have to prioritize according to your client. Definitely you need to create a balance, लेकिन वो वाला बैलेंस नहीं बन पाता जिसमें फिक्स्ड स्केड्यूल होता है। सो देयर विल बी डेज जब आप 2 दिन 3 दिन घर पर हो, एंड देयर विल बी डेज जब आप हफ्ता हफ्ता लगातार काम कर रहे हो। सो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, बट प्रायोरिटीज में जगल करना आपको डेफिनेटली आना चाहिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और जो दूसरा टिप मैं देना चाहूँगी वो बहुत ज़रूरी ये है कि हार्ड वर्क, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं नहीं। नहीं, लोग कहते हैं ना वर्क स्मार्ट वर्क, बट आई थिंक हार्ड वर्क का एक्चुअली आप कोई जितना मर्जी substitute नहीं स्मार्ट है। हो जाओ, बट इफ यू आर नॉट रेडी टू हाँ, वर्क, कम ऑन टाइम, डिसिप्लिन का कोई डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सो एज अ ट्रेनर मुझे याद 10 साल करीब, ज़्यादा ही हो गए हैं, 12 साल करीब हो गए हैं, मुझे याद नहीं पड़ता मैं कभी किसी ट्रेनिंग हॉल में लेट पहुंची हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 7 बजे की भी ट्रेनिंग है, आई एम देयर एट 6:30, आधा घंटे पहले। सो वो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आप जो ट्रेनर्स हैं, मान लीजिए वो सब गुब्बारे हैं जो हवा में तैर रहे हैं, और सबके हाथ में एक एक टूथपिक है, सिर्फ एक मौके की तलाश होती है, और पूरी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाती है। सो बहुत ज़रूरी है कि वो डिसिप्लिन आप मेंटेन करके चलिए। इट्स ओके टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, इट्स ओके टू कीप जगलिंग बिटवीन योर नीशेस। हालांकि ज़रूरी ये है कि आप एक नीश डेवलप कीजिए, उसको अच्छी तरह से डेवलप कर लीजिए, उसके बाद next उसके पे बाद move नेक्स्ट पे मूव कीजिए, एंड कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ। आपको वक्त के साथ साथ, एआई का ज़माना है, सो एआई आपको बहुत ज़रूरी है समझ में आना, क्योंकि काफ़ी काम वो आसान कर देता है। एज अ ट्रेनर मैं बहुत एआई यूज़ करती हूँ, तो बहुत ज़रूरी है वो। मतलब जैसे अब बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं कि AIs विल ईट अप द जॉब्स इन फ्यूचर, तो हाउ डू यू सी, आई थिंक अगर आप उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना सीखें तो it's an upscale, but if you are not doing it, then most probably can it harm the jobs? Well, AI cannot replace you, but people using AI will replace you. So that's where the problem lies. So तो हाँ, जिनको AI यूज़ करना आता है तो हाँ, जैसे आई थिंक जैसे कंप्यूटर्स आए थे तो तब लोगों को कंप्यूटर्स जिन्होंने सीख लिए जी दे स्टेड, एंड हाँ, जिन्होंने नहीं नहीं सीखे। सीखा दे लाइक इधर गॉट लेड ऑफ, और हाँ, को अर्ली रिटायरमेंट्स लेनी पड़ी। हाँ। तो एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा सुपरसीड करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, लेकिन इट इज़ मोर अबाउट कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी अगर एनहांस कर सकते हैं एआई के थ्रू, तो क्यों नहीं। बिल्कुल, आई थिंक लोग AI को ब्लेम करते हैं बट ये भूल जाते हैं कि AI बनाया तो इंसान नहीं है, तो उसका सही उपयोग या दुरुपयोग जो है वो जो इंसान यूज़ बिल्कुल। कर रहा है उसके ऊपर है हाँ, कि वो किस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है। आई थिंक वी आर सीइंग लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस राइट नाउ, इसलिए लोग शायद घबरा जाते हैं या गलत चीज़ों में यूज़ हो रहा है इसलिए।
बट अगर आप उसको सिर्फ अपनी जॉब से रिलेटेड आई थिंक रखें और उससे लर्न करें और उससे काम आसान कर कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, देन इट्स अ बोन। इंडीड, बिकॉज एआई के आने से आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, आइडिया क्यूरेशन मुझे लगता है कि बहुत आसान हो गया है एआई के आने के बाद से। जो आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, अच्छा गूगल करो, रिसर्च के लिए कभी भी एआई यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। लेकिन जैसे आप आइडिया क्यूरेशन के लिए एआई से बढ़िया टूल मुझे नहीं लगता। आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, हैं आप उसको अगर एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना जानते हो, तो इट विल गिव यू अ ब्यूटीफुल रिप्लाई, आपको एक बन के चीज़ मिल मिल जाती है। जाती है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि एआई से कभी भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। उसको ह्यूमनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, अपना वैल्यू एडिशन बड़ा ज़रूरी है। सो जैसे ही आप वैल्यू एडिशन करते हो तो वो एकदम से कुछ ऐसा बन जाता है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। कई बार होता है कि रेपिटेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है या आपके मन का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप अपने प्रॉम्प्ट को बेटर इंजीनियर कर कर लीजिए। लीजिए, हाँ। सो जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके उसको प्रॉम्प्ट को लिखते हैं तो आ जाते हैं रिस्पॉन्सेज। मतलब आई हैव बीन लकी इनफ टू गेट गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम या एआई। सेम हियर, सेम हियर। गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एआई। तो जाते-जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज, जैसे बहुत से लोग, हमारी जो बात शुरुआत हुई थी कि हम डरते हैं करियर चेंज करने में या लाइफ की स्ट्रगल से, तो उसके ऊपर इज देयर समथिंग, एनी पोएट्री दैट यू हैव रिटन दैट यू कैन थिंक ऑफ राइट नाउ, जो इस सिचुएशन को या जाते-जाते आप कुछ मैसेज देना चाहें? Well, I guess it's never too late to become what you might have been. और माया एंजेलो की एक पोएम है, स्टिल आई राइज। यू कट मी विद योर आईज, स्टिल लाइक एयर आई राइज। So it's a beautiful poem. I don't remember I can't recall the whole poem right now. But that's one poem that I read every time when I feel a little low. And it's such a pep up for me. वो मुझे बहुत सही लगती है। अपनी पोइट्री शायद मुझे रेफ़र करना पड़े किताब को पढ़ने के लिए, जो मुझे अभी शायद याद ना हो। बट माया एंजेलो की जो स्टिल आई राइज़ है, वो मैं एक रिकमेंड करूँगी। एवरीबडी शुड रीड इट, नॉट ओनली वुमेन बट मेन आल्सो शुड। बिकॉज़ हम सब इंसान हैं सबसे पहले, और हम सबके जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। आज वंदना जी से बात करके ये तो जाना है कि उतार-चढ़ाव से डरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लाइव। और जब तक उतार-चढ़ाव चल रहे हैं, यानी जीवन चल रहा है। तो इसी थॉट पे आज इस एपिसोड को एंड करेंगे। मिलूँगी मैं आपसे अगले हफ्ते। अगर आप ऐसे ही बातचीत और सुनना चाहते हैं, प्लीज़ फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। If you like this video, which part you like the most, please do let us know in the comments. Thank you. Shaba Khair.